25 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर बराबर आया 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। एक्स बराबर कितना आ गया, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4। एक्स बराबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यूपी बोर्ड मॉडल पेपर सत्र 2025-26 का 10 प्रश्न पत्र जो कि गणित विषय का है उसको हल करेंगे। इसमें देखिए कि किसी तरह से आपका परीक्षा में भी आएगा पेपर। तो विषय कोड 928 और पूर्णांक जो है 70 का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये जो 15 मिनट है ये आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ये आपका पूरा पेपर है इस तरीके से। देखिए पूरा ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद खंड ब में ये 2-2 नंबर के, फिर 4 नंबर के और फिर यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे इस तरीके से। तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। इसमें निर्देश दिया, निर्देश पढ़ लीजिए पहले। निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। तो ब में 20 नंबर, अ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है और ये सभी विषयों में ऐसे ही रहेगा और इसका उत्तर आपको मार्कशीट पर देना है, ठीक है। और अगला है कि ये कैसे अंकित करना है उसका निर्देश दिया है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि रिटन के हैं। तो इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 2 जो है लघु उत्तरी तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं, सभी के अंक उसके सामने अंकित है, ठीक है। तो ये निर्देश हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पे है 1 मिनट, 1 नंबर, ये है आपका 1 नंबर प्रश्न संख्या 1। तो इसमें कह रहा है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले समझिए सहभाज्य। अगर कोई नया बिगनर है तो यहाँ से समझते भी चलना वर्ड को कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि मतलब समझ आना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सहभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि जिन दो संख्याओं का HCF मतलब मस एक होता है उसे हम लोग सहभाज्य कहते हैं। तो इसमें देखिए अम्मा से एक किसका होगा कि जो दोनों संख्या दी है ना उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 14 में ये 7 गुणित 2 कर सकते हैं और 7 गुणित 5, तो 7 कॉमन हो गया, तो ये हमारा सहभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 31 और 93 ये एक दूसरे से कट रहे हैं, तो मतलब 93 में भी 31 शामिल है, तो ये भी हमारा सहभाज्य नहीं है। इधर ये 18 और 25 और 32 और 62 ये तो सम संख्या मतलब दो दोनों में शामिल ही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। 18, 25 अब बचा तो इसको हम टिक कर सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं 18 का अगर गुणनखंड करेंगे 6 गुणित 3, 6 को अगर बांटेंगे 2 गुणित 3 और 25 का 5 गुणित 5, कोई भी गुणनखंड मिल नहीं रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 18 और 25 सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। दूसरा ये करा यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और 3, ए और बी का मान पूछा है। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि ये सब मान रख करके हल करिए। ए का मान तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। शून्यक दिया है 2 और 3, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है, मतलब शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे है। बस इसी से हम लोग करेंगे। तो अल्फा मान लीजिए 2 है, तो 2 प्लस माइनस 3 बराबर कर देंगे माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है, ये हमारा ए प्लस का 1, ए प्लस का 1 और बटे में ए हमारा 1 ही है तो 1 लिखिए या ना लिखिए। तो ये हो गया 3 में से 2 जाएगा -1 बराबर, ये इसको खोलेंगे तो माइनस ए और माइनस प्लस -1। क्या करेंगे, -1 को इधर ले आएंगे तो ए बराबर हो जाएगा ये वाला -1 और ये -1 उधर जाएगा प्लस का 1, ए बराबर आ गया ये इससे खत्म होके 0, ए बराबर 0 अर्थात ए में देखेंगे 0 यहाँ 7 है ये है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हमें हल करने की जरूरत नहीं है। ए बराबर 0, बी बराबर -6। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है संख्या n² -1 बराबर
एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि एन क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस का 1 ये 8 से विभाज्य होगी। अगर एन का मान कितना रखें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एन का मान विषम संख्या होगा तभी 8 से विभाज्य होगी, तो इसको याद रख लीजिएगा और करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि एन बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे मान सकते हैं। इनके जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो विषम संख्या हो गई। आगे 2 रखेंगे तो n का स्क्वायर, n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा और 3 जो है 8 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 में से 1 गया तो 8 बचा जो कि 8 से विभाज्य है। 4 रखोगे 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15 आएगा जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 और 25 में से 1 गया 24 और 24 जो है 8 से कटता है। कुल मिला के 1 3 5 आ रहा है, मतलब विषम संख्या, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। अगला कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि रेखाएं a1 प्लस x और b1 प्लस y c1 बराबर 0 तथा a2 x और b2 y और c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, एक हम बता देते हैं आपको। हाँ, यही देखिए ऑप्शन में ही देख लीजिए। पहली कंडीशन है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जब ये वाली कंडीशन आती है, इस तरह से इस कंडीशन में समीकरण का जो रूप होता है वो असंगत होता है और असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं है। एक तो यही वाला पूछ भी रहा है कि कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अच्छा इस वाले कंडीशन में देखिए a1 बटे में a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2। तो ये हमारा यहीं से ये वाला कंडीशन फॉलो हो जाता है जो कि यहाँ पे दिया है। तो इस स्थिति में जो समीकरण होता है वो संगत होता है और इसमें एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। तो इसमें एक हल होता है और अगर तीनों बराबर हैं तो इस रूप में भी समीकरण का जो रूप होता है संगत होता है और इसमें अनेक हल होते हैं। तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो समीकरण का एक हल होगा और तीनों अगर बराबर हैं तब समीकरण का अनेक हल होगा और युग्म जो होगा संगत होगा, इसमें युग्म असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो ये तो जानते ही हैं कि परिमेय गुणित अपरिमेय, परिमेय गुणित अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो देखिए इसमें भी 3 कंडीशन होती है। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे, इस कंडीशन में अगर मान लीजिए जैसे दिया है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर है 0 के, तो इसमें भी दो मूल होंगे, दो मूल और दोनों समान होंगे, ठीक। तीसरा कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो ये वाला आ गया, ये सत्य है, ठीक। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं तो कब होते हैं, ये भी सत्य है। कह रहा है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac
हाँ, ये भी सकते हैं। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो 2 से अधिक तो होते ही नहीं, 2 से अधिक नहीं होगा इसमें, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है। 1, 2 है, तो ये ऑप्शन गलत। 2, 3, 4 नहीं, चौथा तो हमें लेना ही नहीं है। ये हो गया। आगे देखिए। केवल 3 और 4 नहीं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -5 और -5/2 फिर 0 फिर 5/2 का 11वां पद। तो जानते हैं हम लोग कि किसी श्रेणी सूत्र जो होता है आपका वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ये जो है कितना कौन सा पद पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे a11 बराबर a प्लस n-1 और डी। अब आप मान रखिए a कितना है -5, ये a है आपका, डी कितना है तो अंतर देख लीजिए, तो 5/2 में से 0 को घटाएंगे तो 5/2 ही आएगा, तो अंतर हमारा डी हो गया 5/2। तो ये हो गया -5 और प्लस n-1, तो n 11वां पद पूछ रहा है तो n बराबर 11, 11 में से 1 गया तो 10 और 5/2, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 25 में से 5 जाएगा तो बराबर आपका 20 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसको डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, 11वां पूछ रहा है तो इसका मतलब कि ये 10 हो गया n-1 इंटू 5/2। ठीक, 5/2 और फिर ये कितना है -5, तो प्लस ये आपका कट गया 5, 5 पचे 25 और 25 में से -5 निकल जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। कह रहा है कि बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? इसको थोड़ा इसमें सादे पेपर में समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा चतुर्थांश हो गया, इस पर समझिए ये 0 हो गया। -4, 0 दर्शाएंगे तो -4 इधर से आएंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 है और ये 1, 2, 3, 4 है, तो ये 4 हो गया और ये -4 हो गया। 0 पे उधर ऊपर नहीं जाना है तो यही होगा, ये हो गया -4, 0 और ये हो गया 4, 0। अब ऊपर देखिए 0, 3, तो 0 यहीं पे है, 3 ऊपर बढ़ेंगे तो ये हो गया मान लीजिए हमारा, यहाँ से 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 इससे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, मतलब ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसका शेष हो गया 4, 0, 4, 0, यहाँ -4 और ये हो गया 0, 3। पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए इसमें दो हम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र होता है जो वो होता है करीडी में, मान लीजिए हमें ए से बी तक की निकालना है, ये सी है, ए बी बराबर हो जाएगा करीडी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। x2 अब यहाँ पे मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, -4 और x1 0 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और प्लस y2 0 है, 0 में से 3 निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 चौक 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ गया ए बी बराबर 5, एक भुजा आ गई। दूसरा हम बी से सी निकालेंगे इसी तरीके से, बी सी। ठीक, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये आपका x1 ये x2 हो जाएगा, तो -4 और +4 अर्थात बी सी, तो ये 4 और ये भी सूत्र वाला माइनस मिलकर 4, 4 8 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो 0 और 0 मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 और आ जाएगा बी सी बराबर 8। ए से सी निकालेंगे इसी तरीके से, ए सी बराबर हो जाएगा 0 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 और 0 तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस का 9 होगा और 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 से 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें
AC 5 आ गया, मतलब दो भुजाएं बराबर मिल रही हैं। तो दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु होता है। इसको एक तरीके से और ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 4 आया और यहाँ से यहाँ 4 आया आपका, मतलब ये कितना हो गया? 8 हो गया। और ऊपर देखेंगे तो ये जो 3 है, तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, और यहाँ से ये वाली जो लाइन आ रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन 4 इकाई उधर भी ऐसे है, तो ये कर्ण और ये कर्ण बराबर होंगे, तो दो भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। दूसरा है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन तो ये तो याद ही होगा कि ये थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज आगे दिए गए चित्र में ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी और पी बी इस प्रकार है कि कोण ए पी बी 50 है। तो ओ ए बी पूछ रहा है। अब देखिए इसको, एक स्पर्श रेखा है। प्रमेय पढ़े आप लोग कि अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होता है? लंब। तो ये कोण आपका, और ये कोण कितना हो जाएगा? 90। ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये 90 और ये 90 हो गया। और एक ये वाला कोण, तो ये एक चतुर्भुज होगा आपका, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 50 प्लस का 90 प्लस का 90, और इसको मान लीजिए अभी नहीं पता है तो इसको मान लीजिए कोण हो, तो बराबर 360। इसको जोड़ेंगे 90 90 18 और 50 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 230। तो कोण जो ओ है बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 230, जीरो आया, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 2 गया 130 आ गया ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, पेंसिल से बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये वाला कोण है 130 हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इस तरह से ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए ये O है और ये है आपका A और ये है B। आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है OAB। तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर है, और दोनों त्रिज्याएं बराबर होने का मतलब कि ये भुजा बराबर हो गई। तो जब त्रिभुज की दृष्टि से देखेंगे दोनों भुजाएं बराबर हुई और दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ये आपका निकल के आया 130। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है। तो हम इससे कर सकते हैं कि x प्लस का 100 प्लस का 130 और बराबर 180। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x 2x बराबर 130 को उधर जोड़ेंगे, भेजेंगे तो 180 माइनस 130 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा ये 50 50। तो x बराबर 50 बटे में 2, कितना आया? 25। तो ये ऑप्शन सही। चलिए इसमें कह रहा है 2 tan 30 अंश, यहाँ पे 30 रहेगा, ठीक है, और बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी 3, तो यहाँ रख लेंगे 1। अच्छा 2 भी है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 1 का 2, मतलब 2 गुणित 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है, और बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश 1 बटे कड़ी 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बराबर आपका होगा 2 बटे में कड़ी में 3, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 3, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 3 कड़ी 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? बराबर इसको 2 बटे में कड़ी 3 और बटे में हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो केवल 3 होगा, 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो ये आ गया आपका बराबर 2 बटे कड़ी 3 बटे में 2 बटे में 3। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कड़ी 3 आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटे कड़ी 3, और फिर प्रमेयीकरण कर देंगे कड़ी 3 बटे कड़ी 3 बराबर 3 कड़ी 3 और बटे में 3, 3 से 3
खत्म कर ली 3, तो कर ली 3 किसका मान होता है? कर ली 3 देखिए tan 60 का मान होता है, तो tan 60 बराबर होता है कर ली 3, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, tan 60 अंश। ठीक, अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये वाला ऑप्शन मिलाइए कहाँ है? पाई आर स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, आर पे स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है। और 360 होता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर सेम है, पाई आर स्क्वायर सेम है, लेकिन यहाँ 180 है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ पे देखिए थीटा बटे 720, 360 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो 2 से अगर इसको हम काटेंगे, 2 3 आई 6 और एक बचा 2 छंग 12 0, 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक, अगला है प्रश्न कि 1 मिनट, गिल्ली डंडे खेल में गिल्ली का आकार होता है, तो गिल्ली का जो आकार होता है गिल्ली डंडा खेलने, तो ये इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये शंकु है, और ये भी क्या है? शंकु है, और ये क्या है आपका? ये है बेलन। शंख कितने हैं? 2 शंकु है, तो ये एक शंख और एक, 2 शंख और एक बेलन, 2 शंख और एक बेलन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 13, चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा है नीचे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं, तो इसको आपको मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए साइन 90, तो पहला साइन 90 का मान क्या होता है? 1, तो यहीं से पूरा ऑप्शन मत चेक करिए, अभी यहीं पे रुकिए। साइन 90 का मान 1 होता है, देखिए किस ऑप्शन में है? 1 का 3, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 1 का 3 इसमें है। और cos 90 का मान देखिए b का यहाँ पे दे दिया 0, तो cos 90 का मान 0 होता भी है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद tan 60 का मान कर ली 3 होता है, और फिर से 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो पहले वाले से ही हम पकड़ लेंगे कि tan 90 1 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये खंभा हो गया, ठीक है, खंभा, कह रहा है इसकी जो छाया है ये लंबाई की करड़ी 3 गुना है, अर्थात छाया यक्स है, तो ये होगा यक्स गुणित करड़ी में 3, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा पूछ रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो x बटे x करड़ी में 3, x से x खत्म, 1 बटे करड़ी 3, tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी 3। tan कितने अंश का मान 1 बटे करड़ी 3 होता है? यहाँ पे ये तो tan 30 अंश का मान आपका होता है 1 बटे करड़ी 3, तो tan थीटा 1 बटे करड़ी 3 आया, तो tan 30 अंश हो जाएगा। ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश। आगे चलिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? चलिए अच्छा देख लीजिए, 1 प्लस tan थीटा और sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा और sec थीटा, जब इन मानों को हम परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके हल करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो 2 आएगा, तो इसको मान रख करके हल कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक सरलीकरण करने पे आगे है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच की होती है, और अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो वो प्रायिकता नहीं होगी। 3/2 मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में आप लोग किए थे, ठीक है, हम लोग कर लिए थे। तो यहाँ पे कह रहा है 2/3, हर बड़ा है, मतलब ये नंबर जो है 0 1 के बीच का है, काटेंगे तो 0.66 आएगा। 15% मतलब 15/100 है, काटेंगे तो इसको 0.15 करके आएगा, और ये 0.7 0 और 1 के बीच है, ये माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस में नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि नहीं हो सकती तो यही नहीं हो सकता है। ठीक, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है? माध्य निकालने में कि बहुलक निकालने में कि माध्यक में कि उपरोक्त सभी में? तो CF संचयी बारंबारता जो होता है मतलब CF, तो CF का उपयोग किस में होता है? तो जब हम लोग माध्यक निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका, ठीक, एक ही चीज है, तो माध्यिका निकालते हैं तो इसमें CF आता है। ठीक, क्योंकि माध्यिका का जो सूत्र होता है वो n/2 L प्लस का n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू H ऐसे होता है ना, ये CF जो आया है ये माध्यक निकालने में उपयोगी होता है। आंकड़ों का बहुलक कौन सबसे अधिक बार आया? देखिए 2 3 7 2 7 5 3 7, सबसे ज्यादा क्या आया है? 1 2 3 बार 7 आया है, बाकी कोई नंबर इससे अधिक नहीं है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन
किसी 20वां क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 बहुलक 13 तो बंटन की माध्यिका क्या होगा? तो देखिए इसका सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका -2, चाहे इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं, और माध्य। बहुलक कितना दिया है? किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो यहाँ 13 लिखेंगे बराबर। माध्यिका नहीं दिया है तो माध्यिका को माध्यिका ही लिखेंगे, यही तो पूछ रहा है। -2, माध्य कितना दिया है? 16 दिया है, 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32, और 32 इधर आएगा तो माइनस से प्लस में होगा, 13 प्लस का 32 बराबर 3 माध्यिका। इसको जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और 3 1 4 45 बराबर 3 इधर लेते आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा माध्यिका। 3 1 का 3, 15 में 45, तो माध्यिका कितना आ गया? 15। 15 आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जितने बहुविकल्पी प्रश्न है ये खत्म हो गए। अब अगले क्वेश्चन में देखिए सेक्शन बी में पहुंचेंगे। चलिए सेक्शन बी जो है खंड ब, इसमें 2 नंबर के प्रश्न है। दर्शाइए 3 करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बताए थे नियम जो होता है कि पहले जो दर्शाना है अपरिमेय का रहा है तो इसका उल्टा मान लीजिए कि मान लीजिए ये परिमेय है, तो लिखेंगे कि माना कि 3 करड़ी 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है तो 3 करड़ी 2 बराबर हो जाएगा p बटे q, इसलिए करके जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य है, इसको लिख देंगे सहभाज्य है। अब चलिए आगे p q। अब इसमें करेंगे क्या ना, ये करड़ी 2 को यहीं रखिए, बाकी 3 को उधर भेज दीजिए पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए इस पे करते हैं। तो देखिए तो इसको लिखेंगे 3 करड़ी 2 बराबर p बटे में q मान लेंगे, और p q क्या है? सहभाज्य। 3 को उधर भेज दिए तो करड़ी 2 बराबर हो जाएगा p, और 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, बटे में 3 q। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना है, करड़ी 2 बराबर है आपका p बटे में 3 q, तो लिखेंगे क्योंकि p q और 3 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा? p बटे में 3 q एक परिमेय संख्या होगी। ये हो गया। अतः अब ये परिमेय संख्या हो गया, तो इसका जो मान है करड़ी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। और लेकिन जब लिखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, कि √2 एक अपरिमेय है, अतः तीन करड़ी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। ये सिद्ध हो गया। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 3 करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि 3 करड़ी 2 बराबर p बटे में q मान लेंगे, जहाँ p q क्या है? सहभाज्य। 3 को उधर भेज दिएगा, करड़ी 2 बराबर हो जाएगा p बटे में 3 q। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये सहभाज्य है तो यहाँ से ये परिमेय हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसलिए
3 और कल्ली 2, इन दोनों का जो गुणनफल है ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे है कि बिंदु क्वेश्चन देखिए, बिंदु 4 कामा -1 और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, बिंदु के निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है ए और यहाँ पे बिंदु है बी, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 कामा -1 और -2 कामा -3 क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में विभाजित हो रहा है। तो मान लीजिए 1 भाग 2 भाग 3, यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है। कह रहा है कि इस पी क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम बिंदु पी के लिए लेंगे, पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, पी और क्यू रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे बिंदु पी के लिए, बिंदु पी के लिए, बिंदु पी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 भाग है और इधर कितने भाग है, ये भी 2 भाग है। तो m1 m2 बराबर 1:2। अब जो सूत्र होता है आपका x का, मान लीजिए ये x और y में निकालना है। x बराबर क्या होता है, m2 x1 प्लस का m1 x2 बटे में m1 प्लस का m2, मान रख देंगे। यहाँ पे m2 मतलब 2 गुणित x1 कितना है, तो यहाँ पे x1 आपका 4 है, x1 आपका 4 है, तो 4 और प्लस का m1 कितना है, तो m1 1 है, गुणित x2 कितना है, x2 माइनस का 2 है, बटे में 1 प्लस का 2, 2 चौक 8 हो जाएगा और प्लस का, अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, 2 बटे में 3 बराबर 8 में से 2 गया, 6 बटे 3 काटेंगे, 3 2 नीचे, तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक, अब y बराबर निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा m2 y1 प्लस का m1 y2 और बटे में होगा m1 प्लस का m2। चलिए फिर मान रखें m2 कितना है, तो m2 हमारा 2 है, 2 गुणित y1 कितना है, माइनस का 1, तो -1 और प्लस का m1 1 है और y2 कितना है, -3 है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये -3, तो यहाँ -3 और बटे में 1 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3 और बटे में 3। ठीक है, उसके बाद इसको 3 2 जोड़ेंगे तो 5 बटे में 3, तो ये आया हमारा 2 कामा 5 बटे में -5 बटे में 3। बिंदु P के लिए निर्देशांक आया 2 कामा माइनस का 5 बटे में 3। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसी तरीके से बिंदु Q के लिए निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के लिए। अब देखिए बिंदु Q जब यहाँ पे लेंगे तो इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, तो m1 अनुपात m2 बराबर होगा 2 अनुपात 1। x स्क्वायर को हो जाएगा हमारा, सूत्र यही लगेगा, तो हम इसी सूत्र पे फिर निकालेंगे। तो Q के लिए ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए m1 जो है 2 है, m2 जो है 1 है, m2 x1 है, m2 का मान कितना है, 1 गुणित x1 अर्थात 4 और प्लस का, अब m1 है, m1 कितना है हमारा 2 गुणित x2 का मान कितना है, -2, तो -2 और बटे में 2 प्लस का 1, 4 1 का 4 प्लस माइनस माइनस 4 -4 बटे में 3 बराबर 0 बटे 3, कितना आ गया 0। और y बराबर, ठीक, तो y बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे तो m2 कितना हो जाएगा हमारा, m2 1 गुणित y1, तो y1 कितना है, -1 प्लस
m1 कितना है 2 गुणित y2, तो y2 कितना है -3 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस का 1, तो ये होगा -1 प्लस माइनस माइनस 6 और बटे में 3, तो ये हो गया 6 7 बटे में 3। ठीक है, तो इसका निर्देशांक है 0, -7 बटे में। चलिए अगला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि बिंदु P के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे हमारे 2, -5 बटे 3 और Q का निर्देशांक 0, -7 बटे 3। अगला प्रश्न कह रहा है कोण के किसी मान के लिए सेक 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए 12/5 का मतलब हो गया कि ये आपका 5 दूनी 10 और 2.4 है, और जो सेक थीटा का मान होता है वो 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक होता है, होना चाहिए नहीं होता है। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि सेक ए का मान जो है वो 2.4 है जो कि 1 से अधिक है, तो यह कथन क्या है सत्य है। रीजन के साथ पूछा है तो रीजन में लिख देंगे क्योंकि इसका मान 1 से अधिक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। चलिए ये वाला प्रश्न करते हैं। परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुणित 22 बटे में 7 तो गुणित आर बराबर 22, 22 दूना 44 होगा, इसको उधर भेजेंगे तो आर बराबर हो गया 22 गुणित 7/44, 22 दूना 44, 7/2, तो आर का मान आया 3 या 7/2 ही लिख लीजिए। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश का। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इसका चतुर्थांश मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक भाग का निकालेंगे क्योंकि 4 भाग में से एक लिख रहे हैं तो 1/4 ले लेंगे। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणित 22 बटे में 7, आर कितना है 7/2 और गुणित 7/2 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल होगा और इधर क्या करते हैं 2 से 11 बार में 22 कैंसिल होगा आपका, और फिर 11 7 77 बटे में 8 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक आपका त्रिज्यखंड होगा, यहाँ पे 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ है और ये आपकी परिधि का एक भाग है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा ये 90 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा 90 बटे में 360 करेंगे, 90 से 360 को काटेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर वही हो गया। आगे चलिए अंगा कर रहा है कि P इक्वल टू 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे हम बताए थे, अभी उस दिन क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कि P प्रायिकता है प्लस का P प्रायिकता नहीं है, मतलब ये बात ये बराबर होता है 1 के। P प्रायिकता है का मान कितना दिया है 0.05, तो हम लिखेंगे 0.05 और प्लस P प्रायिकता नहीं है बराबर है P प्रायिकता नहीं है बराबर 1 -0.05 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 0.05 माइनस करेंगे 0 0 करके, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया तो 9 और यहाँ दशमलव यहाँ पे 0। ई पे बाद बराबर है 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आगे कह रहा है बिंदु 0, जो है 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है। अच्छा 0, बिंदु यदि बिंदु 0, बिंदु 5, -3 और इससे समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु है Q। Q इक्वल टू 0,1 दिया है Q का निर्देशांक, ठीक है, और P का निर्देशांक दिया है 5,-3, R का निर्देशांक दिया है x,6। कह रहा है ये जो Q है ये इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब P और R से समान दूरी पे यहाँ पे है Q, ठीक। तो P का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे हम लोग 5,-3, R का निर्देशांक x,6, निर्देशांक xy मान और नहीं 0,1 दिया है, ये हो गया। देखिए समदूरस्थ का मतलब हो गया कि जो दूरी P से Q तक की है वही दूरी Q से R तक की है। तो हम इसमें निकालेंगे क्योंकि Q समदूरस्थ है, Q समदूरस्थ है, इसमें दिया है समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर QR। अब दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे तो पहले लिख लेते हैं। यहाँ से PQ बराबर QR है, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये PQ के लिए लिखे, यही सेम QR के लिए भी होगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम मान रखें तो देखिए x1 x2, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है। तो 0 माइनस 5 करेंगे तो 0 में से 5 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 y1। तो ये हमारा y1 है, ये y2 है, एक और ये -3 है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर, अब इधर आइए x2 मतलब x, यहाँ हम लिखेंगे x और x1 यहाँ पे लेंगे, या अब इस वाले से लेंगे तो ये x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 अर्थात 6 माइनस 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 25 4 चौक 16, इधर होगा x स्क्वायर प्लस का 6 में से गया 5 और 25, 16 25 जोड़ देंगे तो करड़ी में हो जाएगा ये 6 5 11 1 और 2 1 3 1 4 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, करड़ी 41 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ये हो गया 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। तो स्क्वायर से करड़ी हटे, या तो ये जो खंड ब के 5 प्रश्न थे ये हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक। अब अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से और लांग वाले जितने भी हैं वो सब क्वेश्चन हल करेंगे।